सर, भारत सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि पीओके वापस लाएंगे। अब आरएसएस के एक नेता ने कह दिया है कि सीओके भी वापस आना चाहिए। चीन के पास आखिर भारत की कितनी भूमि है और क्या चीन से अपनी भूमि वापस ले पाना संभव है? नीरज जी, देखिए ये पीओके लाना हमारा तो, हम तो ये कहते हैं कि लाना क्या हो तो हमारा है जी, वहीं पर है, और उसको हम हमारी प्रभुता, उस पर संप्रभुता आनी चाहिए। और हमारा असंप्रभुता भी नहीं, हम कहेंगे हमारा क्षेत्र है, हमारा बन के रहना चाहिए। और वहाँ के लोग कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। आप देखिए, अब तो पीओके के लोग कह रहे हैं खुद ही, जो वहाँ के हालात हैं, कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि वो बात करते हैं कि यहाँ पर अगर वो अपना इलेक्शन कराएं वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से अगर चॉइस दिया जाए कि पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ, तो आधा पाकिस्तान तो कहेगा कि हम भारत के साथ रहना चाहेंगे। और एक अभी एक फिल्म भी आई थी, उसमें भी एक मशहूर डायलॉग यही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है इसके साथ है, जहाँ तक और देखिए, हर एक समय लगता है, और ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती जी। ये चीज़ पब्लिक के ऊपर होती है, लोगों के ऊपर होती है। और लोग हताश और निराश हो गए हैं अभी वहाँ के देख करके। और जैसे हम कहते हैं हमेशा, हमारे पास तो दो पाकिस्तान है ईस्टर्न, उसके हिसाब से मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मुस्लिम्स की, जो हमारे देश के भारतीय हैं, भारतीय मुसलमान हैं, भारतीय हैं, उनके संख्या देखिए उनसे तो गुनी है जी। तो इस हिसाब से देखें तो हमें तो कुछ ऐसी कमी लगती नहीं है। लेकिन हमारी हालत, भारत की हालत देख करके, भारतीय लोगों की देख करके, और भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, सब भारतीय हैं, उनको देख करके जो पाकिस्तान मुस्लिम्स कहूँगा मैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मुस्लिम कंट्री हैं जी, वो जो है कहते हैं कि भाई वहाँ जाना बल्कि ज़्यादा वो है जी, वो खुद चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, भारत आ जाए हमारे पास, कि हमको जो है चीज़ें मिले जी। तो ये चीज़ है। तो वो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा आधा तो हो ही गया है, क्योंकि हमारा आधा हमको सिर्फ जो है एक तरह से जा करके कहना है कि हाँ बोर्ड लगाना है, बस वही एक चीज़ है, झंडा फहराना है वहाँ और लगाना है जी। चीन के साथ जहाँ तक है, देखिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है जी, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो डिवाइडिंग लाइन तो कोई थी नहीं अभी तक है जी। 1914 में मैकमोहन लाइन ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये मैकमोहन लाइन बनी थी जी। और वो लाइन कहीं मतलब नक्शे पर बस लाइन खींच दिया गया जी। ग्राउंड पर जाकर के किसी ने डिमार्केशन नहीं किया जी। हालांकि बीच बीच में कई कोशिश हुई, कुछ जगह पर गए, कुछ जगह पर देखा, लेकिन कहीं ऐसे डिमार्केट नहीं हुआ, जैसे बाउंड्री नहीं बनी जी। और इसीलिए कुछ जगह पर डिमार्केटेड थी, कुछ जगह नहीं थी। तो उसको जैसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं पीओके में, इसको हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोले, ये हुआ कि जो जहाँ पर है वहाँ रहेगा। और इसमें देखिए कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी 3488 किलोमीटर की तकरीबन चीन के साथ ये बाउंड्री है, और ये जो है हमारे 7 स्टेट्स में जाती है जी। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, हिमाचल है, सिक्किम है, आपका अरुणाचल है, तो ये सॉरी 5 स्टेट है, 5 राज्यों के साथ, और JNK तो जम्मू, और अब चूंकि लद्दाख हो गया तो मैं इसलिए उसको भी ऐड कर लिया अलग उसमें। तो इन सब के साथ गुजरती है, इनके साथ तो एक जगह से नहीं है और सिर्फ। और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा लद्दाख में, जो कि हम कहेंगे कि हमारा JNK में है। तो आप सही है कि COK है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, और हर जगह अलग अलग है। आप देखिए सिक्किम में कई जगहों पर हम ऊपर हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए आप देखते हैं डोकलम से लेके बाकी सारी डेप्सांग और ये वो लड़ाई वहाँ होती है। ट्राई जंक्शन जो भूटान के साथ है, वहाँ पर चलता रहता है। वाटर शेड एरिया है, वो नीचे हम कई जगह ऊपर हैं, जहाँ वाटर शेड होता है, जहाँ पहाड़ों पर पानी डिवाइड होता है, वहाँ से कुछ इधर उधर आता है, मतलब हम उसको डोमिनेट कर रहे हैं कई जगहों पर। कुछ जगहों पर प्लेन्स में वो हैं। और अगर आप इधर आइए तिब्बत और बाकी जगहों पर, तो आप देखिए वो प्लेटू है, लेकिन ठंड कितनी है वहाँ, वेदर कैसा है, ग्लेशियर एरिया है।
वैलीज ही हैं, जिसको आप गलवान और बाकी एरिया आप जानते ही हैं। रिवराइन टेरेन है जी। फेमस रिवर हम जानते ही हैं, जो आसाम से हमारी नॉर्थ ईस्ट से आती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ले लीजिए। तो बाउंड्री काफ़ी उनके साथ हमारा बॉर्डर है। और शुरू में ही देखिए 1949 में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया था वो उनको दे दिया था, जो कि हम वो भी हमारा इलाका है जी। अक्साई चिन्ह उनके पास चला गया था। तो ये जो चीज़ें हैं, और बिल्कुल सही है कि जो इम्पोर्टेंस है उस एरिया का कम नहीं है। अभी भी वहाँ के मिनरल्स में भी रेयर अर्थ्स एक्सप्लोर नहीं हुए हैं जी। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, लेह लद्दाख और बाकी इलाके की बहुत ज़्यादा है। तो इलाका तो बिल्कुल वो है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें 62 के बाद जो चीन ने उस समय आक्रमण करके लिया था इलाका हमारा, उसके बाद जो है कुल मिलाकर के जो पार्लियामेंट में जो बताया था पिछले साल, उसमें कहा गया था जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स की, करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो लद्दाख का है 1962 के से चीन के कब्जे में है। और इसमें अगर ऐड करें तो करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो ये दे रखा है पाकिस्तान ने चीन को, वो 1963 में दिया था। और इसके अलावा चीन क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश, तो वो तो खैर छोड़िए, वो तो हमारे पास है और अब सवाल नहीं उठता कि वो वापस जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि चीन ने जितना डेवलपमेंट कर रखा है हम सब जानते हैं, उसने पूरा जोर लगा दिया था उस इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ऑफ लेट 2-3 साल से मिलिट्री स्टेशंस बना करके मिलिटरली उसको डेवलप किया उस इलाके में। उसने कितने हेलीपैड से ले करके और अपना ALG लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें उसने काफ़ी किया उस इलाके में डेवलपमेंट। और जो इसका मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा, JNK में तो है, जो बाउंड्री अभी भी चल रही है, तकरीबन 1600 किलोमीटर की बाउंड्री JNK के साथ है मैक्सिमम। बाकी तो हमारे 100, 200, 300 किलोमीटर है बाकी स्टेट्स के साथ। तो ये जो उन्होंने 2019 तक तो बहुत किया, मैं कहूँगा 18 तक। और आपको अगर याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे, पराक्रम चल रहा था, पराक्रम, उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा तो जो है अगर दुश्मन को होगा चीन होगा। जी। तो लेकिन हमने तब भी सीख नहीं ली 79 के बाद। अब जाकर के हमने काफ़ी जोर शोर से, मैं कहूँगा अंग्रेजी में कि हाइटेंड, हमने अपना एक्टिविटी की, हाइपर एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट में इन इलाकों में। स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट में पहले लूँगा, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले उन इलाकों में जहाँ चीन 2 महीने लेता था, हम 3 महीने में पहुँचते थे। अब उन इलाकों में चीन तो 2 दिन में पहुँच जा रहा है जी। तो हमको भी वो करना पड़ेगा। हम अभी 15-20 दिन का लग जाता है समय कुछ जगहों पर जी। तो काफ़ी डेवलपमेंट हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और ये डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बॉर्डर मैकेनिज्म टॉक्स भी, जो बातचीत भी चल रही थी कई सालों से, 93 से बातचीत चल रही थी और एग्रीमेंट्स हुए थे कि हम स्टेटस को बनाए रखेंगे। पेट्रोलिंग के लिए था, या जो नो मैंस लैंड वाला जो इलाका था, ग्रे जोन था, वो जिसको हम कहते हैं, वो रहेगा। लेकिन चीन ने कई बार इसको जो है ब्रीच किया जी। लेकिन हम जो है देखते रहे कि वो आ रहे हैं, वो कब चले जाएंगे, हम वेट करते रहे। हम उतने एग्रेसिव नहीं हुए जी। उस समय 2013 का जो बॉर्डर डिफेंस एग्रीमेंट था, उसमें बड़ा क्लियर था कि जो स्टेटस को है वो कोई बदलेगा नहीं। और एक जो मैं बात कर रहा था कि जो टॉक्स हो रही थी, बातचीत चल रही थी, उसको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स कहते थे जी, जो कि चली आ रही थी। 2019 में 22वां राउंड था। आप समझ लीजिए कि किस लेवल पर उनके रहते थे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, खास करके NSA वगैरह और फॉरेन सर्विस के लोग होते थे। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और आपने देखा 2020 और 22 में क्या हुआ, हम
सब जानते हैं, काफ़ी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो चीज़ थी, और चीन आराम से रहने वाला है। ताइवान में क्या कर रहा है, उसने कहा 2046 तक समय है, हम इनको अपने कब्जे में लेंगे ताइवान को। जी 2046, आप देखिए 23 साल, लेकिन काम उसने अभी चालू कर दिया है। जी उसी तरह उसकी निबलिंग वाली पॉलिसी है कि थोड़ा थोड़ा काटते रहो जी इलाका, जी और बाद में फिर हम आगे बढ़ करके और वो करेंगे। तो ये स्लाइसिंग बोलते हैं इसको, स्लाइसिंग की थोड़ा थोड़ा पीस लेते रहो। और शायद हमारी कमजोरी थी जो हम लोग रियलाइज़ किए बाद में, तो इस वजह से इस पॉलिसी को रोकना बहुत ज़रूरी था। दूसरा देखिए, हमारी वनरेबिलिटी जो कहते हैं हम, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन ने काम एरिया बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि भूटान और बांग्लादेश लेकर के हमारा वेस्ट बंगाल में सीधा आता है, सीधा सिलीगुड़ी तक है। उस इलाके में कहीं भी अगर चीन को कोई बेस मिल गया, चाहे वो भूटान की तरफ से, जहाँ भूटान से वो बॉर्डर एग्रीमेंट अपना करना जा रहा है जी, काफ़ी उसकी भी न्यूज़ आ रही है, बांग्लादेश में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाया जा रहा है, तो वो अगर हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, दर्शकों को ये भी, कि भारत जो है हमारी सरकार और हमारी सेना, या हमारे, मैं कहूँगा सेना ही नहीं, सुरक्षा में जितने तंत्र हैं वो इसके बारे में काफ़ी जागरूक हैं जी, समय समय पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। और अभी आपने 2 महीने पहले अगर देखा हो तो इसके बारे में ये भी वो किया गया था कि इसकी मजबूती बढ़ाई गई है, सुरक्षा तंत्र बढ़ाया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का होम मिनिस्ट्री ने किया है, चूँकि बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा जो है, मैं नहीं कहूँगा कि हम फोर्स डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हर तरफ से मजबूती की जा रही है कि अगर कहीं से कुछ ब्रीच हो तो उसका जो है हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि देखिए, हर समय हम फौज में कहते हैं, बाहर भी है, कि आप 10 तरीके सोच ले कि दुश्मन यहाँ से ये करेगा, लेकिन वो 11वां रास्ता भी ढूंढ सकता है जी। तो हमको तैयार आना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि हमारा एक अगर ऐसा इलाका है तो इसके ऊपर हमें और ज़्यादा ध्यान दे करके रहना पड़ेगा, और सिर्फ हम नहीं, वहाँ के लोग भी जी। अभी आप देखिए, हम बात कर रहे थे सीओके या चीन का ऑक्युपाइड एरिया लेने के लिए, 2-3 चीज़ों पर हमें देखिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। मिलिटरली जी, आज की तारीख में इकोनॉमिकली और मिलिटरली चीन तो स्ट्रांग है, ये हम नहीं कह सकते कि वो हम तुरंत उससे कर लेंगे बराबरी, कर रहे हैं, हम उस तरफ हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि चीन को हम रोक नहीं सकते जी। हमने एक जगह रोक के दिखा दिया है जी, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में था जी। चीन की 1962 की लड़ाई आप देखिए, हम रोक नहीं पाए क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे मजबूत, एयर पावर उतना वो नहीं था, लेट था वो किया, प्लस चीन वेव्स में अटैक कर रहे थे, एक के पीछे, मतलब उनके आए जा रहे थे, आप कितनों को करेंगे। तो हालांकि वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी, बट फिर भी हमें पीछे से भी सीख लेना पड़ेगा और आगे के लिए भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मिलिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमने कहा स्ट्रांग है, वो जल्दी आ सकता है जल्दी अपने साजो सामान से लेके हर एक चीज़ कर सकता है, और बॉर्डर डेवलपमेंट उसने कर दिया है, बॉर्डर विलेजेज बना दी हैं, निगरानी व्यवस्था अपनी उसने स्ट्रांग कर ली है हर जगह, एयर में भी और ज़मीन पर भी जी। तो वो चीज़ हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी उसके ऊपर। और 2 इश्यूज़ में और इसमें लाना चाहूँगा कि एक देखिए, उसने कोरोना वॉर किया, आप तो एक, मैं कहूँगा कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये है जी, जिसको सभी ने नेगेट कर दिया। अभी कोई इसके बारे में नहीं कर रहा है, क्योंकि आधा ब्लेम अमेरिका को जा रहा था, आधा चीन को भी जा रहा था जी। कि वहाँ भी थे, ये भी थे, इनका भी वो था, इन्वेस्टमेंट इनकी भी वहाँ थी उसी लैब में जी। दूसरा मैं लूँगा वाटर बॉम्ब जी, कि हमने एक बार बात की थी अपने दर्शकों के साथ कि चीन जो डैम्स बनाया जा रहा है ऊपर, उन डैम्स को देखिए, ब्रह्मपुत्र हमारी है या बाकी नदियों में क्या हालत होती है जब सिर्फ बाढ़ का पानी आता है जी। अगर उसने डैम्स बना दिया और डैम्स का पानी छोड़ दिया जी, तो आप सोचिए कितना डैमेज होगा। रूस ने चीन ने क्लाइमेट चेंज का भी एक डायरेक्टरेट बना रखा है जी। और अगर वो आर्टिफिशियल क्लाउडिंग करके अगर वो ऐसा तहलका उधर मचाए, अर्थक्वेक और ऐसी चीज़ें हों, तो आप सोच
समझ सकते हैं कि कितने कम खर्च में बनाए जी। बजाय एक्चुअल लड़ाई किए हुए वो जी। ये चीज़ हमारा नुकसान कर सकता है। जी। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। और वाटर बम की बात तो हम पहले यूक्रेन में भी कर चुके हैं। आपको जी। पता है कि डैम बर्स्ट हुआ था तो जी। कितना नुकसान हुआ था वहाँ बिल्कुल। यूक्रेन में। तो नीप्रो रिवर के साथ जो डैम बना था, कितने 1000 एकड़ ज़मीन और कितने गांव उसमें पूरे तबाह हो गए। जी। तो ये जो चीज़ है इसको भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा जी। और इसके ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम देख नहीं पाएंगे कि कब कैसे हो रहा है। जी। क्योंकि वहाँ भी तो आप देखिए 3000 मैक्स सेटेलाइट्स लगी हुई थी यूक्रेन में, पूरा वो देख रहे हैं, लेकिन ये डैम बर्स्ट का उसका नहीं किसी को पता लग पाया। जी। तो ये एक चीज़ है जिस पर कि मैं चाहूँगा कि मतलब फोकस रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो रही होगी जी। कि ये चीज़, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर इस डैम जो यूक्रेन का हुआ था, तो हमने वहाँ भी ये पॉइंट डाला था कि ये हमारे लिए भी ये चीज़ हमें वहाँ डैम बर्स्ट था, हमने कहा ये वाटर बॉम्ब है और ये वाटर बॉम्ब को भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। हम सिर्फ एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है, देखिए एक चीज़ बड़ी, चीन को जो सबसे बड़ा धक्का इस समय है, चीन को लग रहा है कि भारत जो है उसकी डोमिनेंस जो है, जो चीन चाहता है दुनिया में करना, नंबर 1 बनना, उस पर भारत जो है रोक रहा है। जी। कि भारत जो है आगे बढ़ रहा है और ये चीन को बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा मतलब इस तरह नहीं, भारत तो चाहता है ग्रोथ हो, जी। दोनों का हो साथ में, लेकिन चीन को लग रहा है कि जो वो चाहता है नंबर 1 बनना, अपने सुपर पावर बनना अकेले, और सबकी संप्रभुता को अगर वो उसके ऊपर अपना हाथ रखना, तो वो चीज़ उसको लग रहा है कि भारत नहीं होने दे रहा है। तो वो ज़रूर चाहेगा कि भारत को कमज़ोर करे। और फिर मैं वही कहूँगा जो अपनी कहावत है विश्वकुंभम पयोमुखम वाली, कि बात तो मुँह से तो वो करेगा, लेकिन अंदर अभी भी मैं कहूँगा कि वो जहरीली चीज़ होगी ज़रूर, जिसको हमें देखना पड़ेगा कि रिपीटिशन 62 या 2 ये जो विजिट्स थी शी जिनपिंग की और 2020-22 में जो हुआ वो चीज़ नहीं हो। जी। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी तेज़ काम चल रहा है और एक्चुअली चल रहा है, अभी काफ़ी बढ़ गया है। हम इसको जितना एक्सेलरेट करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा उस इलाके में। और एक सबसे जो अच्छी बात है इसमें कि ऑलरेडी भारत जो है, हमारी जो सुरक्षा तंत्र हैं वो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, तैयारी कर ली उन्होंने, वो हमको पता है जी। तीनों से, और तीनों नहीं, हर एक से, लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस और बाकी चीज़ों में भी हम कर ही रहे हैं, आईटी में कर ही रहे हैं उसके लिए। और जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो लेके चल रहे हैं, जिसको फोकस कर रहे हैं, एक तो नेबर्स फर्स्ट, नेबर्स के साथ चलने के लिए चीन नहीं चलना चाहता है तो अलग की बात है, लेकिन उसको उनका प्रभाव चीन का ज़रूर हमारे नेबर्स में, नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, इनमें कम हो। दूसरा, जो लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो चलाई है हमारे प्रधानमंत्री ने, फोकस ईस्ट पर करते हुए, और ईस्ट कौन है, ये सारे नेबर्स हैं चीन के, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको साथ में रखें जी, जिससे कि वो भी हमारे साथ रहें। दूसरा, ऑलरेडी हम इसमें अपने इंडो पैसिफिक में ऑलरेडी हम बाकियों से मिल के चल रहे हैं, जितने देश हैं, क्वाड है, साथ में इंडियन ओशियन जो हमारा हिंद महासागर है, हम अपनी सैन्य जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये सब करने के साथ बाद ही जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो हमें, मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि हमें हर समय डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट तो रखना ही पड़ेगा चीन के साथ। जी, हमें इसको आगे लेके चलते रहेंगे डायरेक्टली, बिल्कुल सीधा, कि उनके साथ लेके चलें और प्रेशर भी डालते रहें दूसरों देशों के थ्रू। जो डिप्लोमेसी सिर्फ चीन के साथ नहीं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, वियतनाम है, इन देशों के साथ भी बातचीत करके, जापान है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, की प्रेशर पड़ता रहे चीन के ऊपर, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। तभी हम
इनको, क्योंकि चीन का जब तक डाइवर्जन नहीं होगा, अगर सिर्फ भारत पर फोकस करेगा, फिर हमारे लिए मुश्किल होगा। जी। जो हम इलाके की बात कर रहे हैं उसको हम हमेशा फोकस में ले आते रहे जी। कि ये तो हमारा इलाका, ये पूरा जो इलाका है जो अभी ये पाकिस्तान ने दिया है, जो इलाका जो ऑलरेडी चीन ने कब्जा कर रखा है वो, और मैं तो ये कहूँगा कि हम पुराने नक्शे को लेके चलें और कहें कि ये लद्दाख से आगे और ये जो तिब्बत का ये भी इलाका हमारा था। जी। हमें तो ये और आगे लेके चलना चाहिए जी। कि ये अपनी पॉलिसी को, तो इसको भी हम रहे हैं और एग्रेसिव रहे हैं इसमें हम शांत होकर नहीं बैठे, एग्रेसिव रहें और हमें इसको फोकस करना चाहिए हर जगह कि ये हमारा है। आप बताइए कि इसके ऊपर हम कैसे बातचीत करें। जी। तब जो है इस पर हम कुछ चीज़ें लेके चलेंगे। और शो ऑफ फोर्स जो हमने किया, जो हमने उनको रोका, वो हथेली हमने वो 5 नहीं, वहाँ हमने तो 15 उंगलियां फैला के उनको रोकी, वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए जी। जिसको कभी ये ना लगे। और मैं कहूँगा सिर्फ मैन पावर में नहीं, अगर वो 1 गन लाते हैं तो हमारी 5 गन जानी चाहिए जी। कि उनको लगे कि नहीं ये है और ताकत कम नहीं है, कम अगर है भी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी हर समय। इंडो पैसिफिक में हमारी पॉलिसी एग्रेसिव होनी चाहिए। जी। और एग्रेसिव कहने का मेरा मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइजेस करते रहें। जी। एग्रेसिव में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन देशों के साथ हम इंडो पैसिफिक में हैं, चाहे जापान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वो कहीं ढीले मत पड़ें। जी। वो भी एग्रेसिव रहें, जी। हम भी रहें, उनको हमें एग्रेसिव लेके साथ चलेंगे, तब ये प्रेशर वहाँ पर बनता रहेगा। जो अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन है चीन का, उसको हमको एक्सप्लॉइट करते रहना चाहिए। जी। अभी भी चीन उभरा नहीं है, बिल्कुल। तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। एक्सप्लॉइट मैं नहीं कहूँगा कि चीन का नुकसान हो, बट एक्सप्लॉइट हो कि हम जो है आगे बढ़ें। हम वो कंपनियाँ, वो जो वहाँ पर लोग हैं, जो चीज़ें वहाँ पर बन के बाहर जा रही हैं, उनको हम अपने यहाँ बनाएं, अपने आप को हम आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर होना चाहिए। जो अगली चीज़ मैं कहूँगा, जो 5th डायमेंशनल है लड़ाई की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जी, आईटी, उसको हमें और आगे ले जाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ चीन का इन्फ्लुएंस है और विद इन चीन हमें भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है, बुद्धिज्म है। जी। बुद्ध यहाँ से हुए, यहाँ से बाहर गए, वो चीज़ लेके हम आगे बढ़े, कहेंगे कि हम तो बुद्ध के देश के हैं, हमें नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये ऊपर हुआ है, वो हमें जो है वापस मिलना चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूँ, सीएको को वापस लेने की जो बात हो रही है उसके बारे में। तो ये जो है दूसरा, ये जो पैंडेमिक और वाटर बम वाली बात हमने की, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बॉर्डर स्कर्मिशेज जो छिटपुट लड़ाइयाँ हैं, इसकी तो चलती रहेंगी। मैं हालांकि एज ए मिलिट्री मैन तो मैं कहूँगा कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हम ये करें जो चीन कर रहा है जी। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। और हर इसमें अगर चीन ये करता है तो हमें होना चाहिए कि कुछ मीटर किलोमीटर उनको धकेलें और हम वहाँ जाके बैठें। जी। हम नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव नहीं होंगे, बट अगर वो होते हैं तो हमको ये करना चाहिए। जी। तो ये चीज़, ये मैसेज जब जाएगा, तब जो है, जब रिपल्स करेंगे उनको, तब जा कर के जो उनकी कोर्सिव पॉलिसी है, जो कोर्सिव पॉलिसी वो लेके चलता है, तब ये होगा। और स्लाइसिंग और सलामी पॉलिसी जो है तभी जाके रुकेगी। सलामी स्लाइसिंग जो पॉलिसी है, एक करने से होगी। दूसरा जो है, हमको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, इस पूरे जितना एलएसी नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट वेस्ट तक जितनी भी पॉलिसी एरियाज हैं, उसकी वीकनेस क्या है जी, और हमें उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और मैं अगेन कहूँगा कि हमारी सेना को, फौज को वो गलती नहीं करनी चाहिए कि हम विड्रॉ करें और वो आ करके ऑक्युपाई कर लें। जी, मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का सामना हमने किया। अभी हमने विड्रॉ नहीं किया विंटर्स में जी, और साजो सामान गए, बाकी चीज़ें गई। तो उस हिसाब से हमें दिखाना पड़ेगा कि ऐसी कोई मौका ही नहीं दें कि चीन को ये मौका मिले कि आ करके वो विड्रॉ करे, क्योंकि देखिए सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं चलेगा जी। और अंत में मैं एक कोफी अन्नान जो थे, पुराने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि यू कैन डू ए लॉट विद डिप्लोमेसी
डिप्लोमेसी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं, उनका ये भी कहना था कि सिर्फ डिप्लोमेसी से कि यू कैन डू ए लॉट मोर जी विद डिप्लोमेसी बैक्ड बाय ए साउंड मिलिट्री। जी बिल्कुल, कि अगर आप मिलिटरली भी स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी भी आपकी है, तो आप जो है जितना आप कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमको ये पॉलिसी पर थोड़ा सोचना पड़ेगा जी। और इस पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा अपने आप को। मैं कहूँगा मिलिट्री और इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमी की तो बात हम कर ही चुके हैं जी। क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तभी मिलिट्री पे को भी हम ध्यान दे पाएंगे इसके साथ। और ये जो अभी हमने शुरू किए चीन के साथ, पहले सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स होती थी, बातचीत होती थी, अब उनमें मिलिट्री मिलिट्री मतलब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कंबाइंड टॉक्स किए, वो चलनी चाहिए जी। वन वे ये नहीं चलना चाहिए, तभी हम आगे चलना चाहिए। और मैं अगेन कहूँगा कि 1962 की लड़ाई हमें अपने को भूलने नहीं देना चाहिए जी। 1962 और कोई भी, क्योंकि देखिए चीन एक भी लड़ाई नहीं लड़ा है जी। वियतनाम पर तो उसने बस छोटा मोटा जो भी किया था 79 में वही था, और कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। हम 1962 और उसके बाद मजबूत होते रहे, 65, 71 और 99 जी ले लीजिए, इतनी लड़ाई लड़ ली हमने, तो हम सीजन हैं, हमको पता है कि डेजर्ट्स में कैसे लड़ना है और माइनस में और ग्लेशियर पर कैसे लड़ना है जी। तो हम पूरी तरह इसके बारे में हैं। और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर हम फिलहाल, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि कब्जा नहीं कर पाए, बट मुझे पूरा वो है कि इस समय जो हमारी कंडीशन है हमारे फौज की, हम चीन को तो किसी हालत में आगे बढ़ने नहीं देंगे जी। रोक जरूर सकते हैं वहाँ पर जी। और जैसे मैंने कहा, जितनी जगह हम उनको पुश कर सकते हैं जी, वो, और जल्दी ही एक इंटेलिजेंस तो हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए, और जल्दी एक एबिलिटी हासिल करें कि हम एक कैपेबिलिटी हासिल कर सकें जो डिमांड आ रही है कि हम अपने खोए हुए इलाके को वापस लाएं जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।